A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If muzzle speed of shell, muzzle speed होती है velocity of shell with respect to gun. Muzzle speed of shell is 80 मीटर पर सेकेंड. देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन आपसे पूछ रहे हैं कि रिकॉइल स्पीड कितनी होगी. ठीक, तो ये इसको सिंपल ही रखते हैं. इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है लेकिन फिर भी इसको सिंपल रखते हैं. ठीक है, मान लिया ये गन है और यहाँ से उसने एक शेल फायर करी है. तो अगर शेल का मास m1 है और ये v1 स्पीड से मूव कर रही है, तो जो गन होगी, अगर गन का मास m2 है तो ये कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी, तो वो स्पीड होगी v2. v1 और v2 दोनों अर्थ के रिस्पेक्ट में होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेट होती है m1 v1 इक्वल टू m2 v2. ठीक, तो m1 मास कितना दिया है, शेल का मास कितना दिया है 0.2 kg और उसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड. और गन का मास दिया 100 kg और उसकी स्पीड कितनी है ये आपको निकालनी. तो जो उसकी स्पीड आने वाली है ये 0.8 हो जाएगा, तो ये आएगी 0.16 मीटर पर सेकेंड, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये उसकी रिकॉइल स्पीड होगी, ए पार्ट. अब इस क्वेश्चन में फॉल्ट ये है कि ये दिए उन्होंने मजल स्पीड. मजल स्पीड होती है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू गन, विद रिस्पेक्ट टू बैरल, विद रिस्पेक्ट टू गन. ठीक, जबकि ये यहाँ मजल स्पीड नहीं होनी चाहिए, यहाँ ये स्पीड होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तब आपका आंसर सेट होगा. ठीक, तो ये यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट है, तो यहाँ से मजल आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो. सिर्फ इतना हो सकता है द स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकंड. जब कुछ नहीं दिया तो हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही मानते हैं. ठीक, तब आंसर क्या बनेगा इसका, ये पार्ट. ए 100 kg गन फायर से बॉल ऑफ 1 kg हॉरिजेंटली फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट 500 मीटर. ठीक है, एक क्लिफ है, इसको इधर सॉल्व करते हैं. एक क्लिफ है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है. मान लिया ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक गन है, उसने एक बॉल जो है वो फायर करी है, 1 kg की है ये. ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 500 मीटर और वो ग्राउंड पे कितनी दूर जाके गिरती है, तो वो 400 मीटर दूर जाके गिर जाती है. तो इसमें हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट भी लगेगा और उससे हम ये वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे कितनी वेलोसिटी होगी, और इसकी वेलोसिटी ये पता लग जाएगी. तो ये जो गन है पीछे, इसकी वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, हम वो भी फाइंड कर लेंगे. ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो जो रेंज होता ही है वो होती है v इंटू अंडर रूट 2h/g. 2h/g होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और v उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, तो ये रेंज आ जाएगी. तो ये आपकी है 400 मीटर, v आपको निकालना है अंडर रूट 2h, h कितना है आपका 500 मीटर अपॉन g की वैल्यू कितनी है 10. तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 100, 100 का अंडर रूट आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो वेलोसिटी जो आ गई बॉल की वो आ गई 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, अब मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2. जो गन का मास था वो 1 kg था और गन की स्पीड थी 40. जो सॉरी बुलेट या बॉल का मास 1 kg है और बॉल की स्पीड है 40, और जो गन है उसका मास आपको दिया 100 kg और उसकी स्पीड आपसे पूछी गई है, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड. सो द आंसर विल बी बी पार्ट. ए बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस. m मास की बॉडी है, रेस्ट में है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जा रही है. ठीक, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. मान लीजिए m मास की बॉडी थी, रेस्ट में थी, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई. 2 पार्ट जो थे वो तो m/4 मास के थे, तो 2 पार्ट तो m/4 के हो गए, ये m/4 ये m/4, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर जा रहे हैं 3 और 4 की स्पीड से. तो ये जो m/4 है ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये वाला जो m/4 है ये ऊपर मूव कर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो बचा हुआ जो m/2 है वो कहीं इस तरफ मूव करेगा, कितनी स्पीड से मूव करेगा ये आपको निकालना. तो मैंने कहा चलो उसकी वेलोसिटी है v. और कंसेप्ट ये है कि पहले बॉडी अगर रेस्ट में है तो एक्सप्लोजन के बाद उसका नेट मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है. एक्सप्लोजन में जो फोर्सेज आते हैं वो इंटरनल फोर्सेज आते हैं, वो मोमेंटम चेंज करते नहीं. तो अगर इनिशियल जीरो है तो फाइनली भी क्या होगा, जीरो. फाइनल मोमेंटम है कितना उसको हम जीरो पुट करेंगे, तो m/4 इंटू 3, तो ये बन गया आई कैप, प्लस m/4 इंटू 4, ये बन गया जे कैप.
इज इक्वल टू m/2 इंटू वी, सॉरी प्लस m/2 इंटू वी। ये तीनों का नेट मोमेंटम हमने जोड़ लिया और वो सब कुछ क्या होगा आपका जीरो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो m कॉमन लेके जीरो में चला गया और पूरी क्वेश्चन को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2v इज इक्वल टू जीरो। जो वेलोसिटी आपकी आ गई वो आपकी आ गई 3i माइनस टाइम्स 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 2। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हुआ इसका मैग्नीट्यूड, तो ऊपर वाले टर्म का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 और नीचे 2 है ही, तो इसका आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। So the answer will be C part. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F is equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5 T. फोर्स की इक्वेशन दी हुई है आपको। When F is in newtons and T is in seconds, F न्यूटन में T सेकंड में, और the force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel, जैसे ही बैरल को लीव करेगी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कितनी देर तक फोर्स लगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, कितनी देर तक फोर्स लगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। फोर्स जीरो को पुट करके हमें वो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वो कह ही रहे हैं जैसे ही वो बैरल लीव करेगी फोर्स जीरो हो जाएगा। तो कितनी देर तक लगा तो जरा हम निकाल लेते हैं। तो ये है 600 माइनस 2 इंटू 10 to the power 5 T। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 600 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, 3 मिली सेकेंड तक फोर्स लगा। और आपसे पूछ रहे हैं एवरेज इम्पल्स क्या होगा। एवरेज इम्पल्स, तो इम्पल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है, और फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टाइम। ये जो टाइम इसको अगर हम टी नॉट कहें तो ये टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 600t माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टी स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट्स कितनी डालनी है आपको, 0 से लेकर 3 मिली सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड तक, ठीक। सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 600 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक। माइनस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिर्फ कितना बचा, 2 से जब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। लिमिट्स डाल दें, जीरो डालोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आया 1.8, ये आपका आया 0.9। तो जो इम्पल्स आया वो 0.9 आया, और इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम की जो यूनिट होती है, फोर्स इंटू टाइम ही होता है इम्पल्स, तो न्यूटन इंटू सेकेंड जो है उसकी यूनिट बन जाएगी 0.9 न्यूटन सेकेंड। A particle moves in xy plane under the action of a force F such that the components of its linear momentum at any time are given by। जो x का मोमेंटम है px वो है 2 cos t, जो y का मोमेंटम है py वो है 2 sin t, ठीक। तो जो नेट मोमेंटम आपका आएगा वो आपका 2 cos t तो हो गया i कैप प्लस 2 sin t हो गया आपका j कैप। एक x का मोमेंटम, एक y का मोमेंटम। और आपसे पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स मिलेगा। तो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, तो 2 sin t i कैप, और sin t का डेरिवेटिव होता है cos t, तो प्लस 2 cos t j कैप। ये बन गया फोर्स। और इसमें अगर आप एक चीज देखोगे, अगर हम फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कॉस थीटा निकालने का तरीका भी होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। वो कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है, ये जीरो आ जाएगा। आई को आई से डॉट प्रोडक्ट होता है जे का जे से, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 cos t sin t, और जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4 cos t sin t। तो ये सब कुछ क्या हो गया आपका जीरो। और दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दोनों डेफिनेटली क्या होंगे,
perpendicular. So the angle between them is 90 degree, A part. Figure shows the position time graph of one dimensional motion of a body of mass 500 ग्राम. मास दिया है 500 ग्राम और आपको xt ग्राफ दिया है, ठीक है, और पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस. दो कॉन्जिक्यूटिव जो इम्पल्स है उनके बीच का टाइम. तो इम्पल्स मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम. तो आपको देखना पड़ेगा मोमेंटम कहाँ कहाँ चेंज हुआ. जहाँ जहाँ मोमेंटम चेंज होगा वहाँ वहाँ इम्पल्स मिलेगा. और मोमेंटम का मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी का मतलब xt ग्राफ की स्लोप. तो xt ग्राफ की स्लोप कहाँ कहाँ चेंज हुई है. तो एक पॉइंट यहाँ xt ग्राफ की स्लोप चेंज हुई है. पहले पॉजिटिव थी, अचानक से नेगेटिव होगी. एक पॉइंट यहाँ पे xt ग्राफ की स्लोप चेंज हुई है. यहाँ xt ग्राफ की स्लोप चेंज हुई है. जहाँ जहाँ xt ग्राफ में कॉर्नर्स आए हैं, जहाँ जहाँ xt ग्राफ की स्लोप चेंज हुई है, वहाँ स्लोप चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है. वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम चेंज हुआ है. मोमेंटम चेंज हुआ है तो वहाँ वहाँ इम्पल्स लगा है. तो 2 सेकंड पे इम्पल्स लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है, 8 पे लगा है. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इम्पल्सेस के बीच का जो टाइम है वो 2 सेकंड का टाइम आ रहा है. ए पार्ट. फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg. 4 kg का पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है. लेट द फोर्स, आपको फोर्स 0 सेकंड से पहले, ये ग्राफ ऐसे है, 0 सेकंड से पहले ये लाइन यहाँ है, फिर 0 से 4 सेकंड तक ये लाइन यहाँ है, फिर 4 सेकंड के बाद ये लाइन यहाँ, ठीक. तो यहाँ पार्टिकल आपका रेस्ट में है और यहाँ भी पार्टिकल आपका कहाँ है, रेस्ट में, ठीक. और इस रीजन में किसी वेलोसिटी से वो चल रहा है. कितनी वेलोसिटी चल रहा है, तो वेलोसिटी होगी इसकी स्लोप, और स्लोप आप निकाल सकते हो. तो x जो है वो 3 है और टाइम जो है वो 4 है. तो tan थीटा अगर हम लिखना चाहें, यानी वेलोसिटी लिखना चाहें, तो वो 3/4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक. तो हुआ क्या है, पहले पार्टिकल रेस्ट में था, अचानक से चलना शुरू कर दिया. इसका मतलब एक इम्पल्स यहाँ लगा होगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, चलता जा रहा है, और फिर अचानक से एकदम से रुक जा रहा है. तो एक इम्पल्स यहाँ लगा होगा. जहाँ पे कॉर्नर्स आए हैं, जहाँ पे स्लोप एब्रप्टली चेंज हुई है, वहाँ पे इम्पल्स अप्लाई हुआ होगा. तो एक इम्पल्स अप्लाई हुआ t = 0 पे और एक इम्पल्स अप्लाई हुआ t = 4 सेकंड पे, ठीक. 0 से पहले वो रेस्ट में है, यानी यहाँ पे अगर फोर्स पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो वो 0 होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, F1 0 हो गया. 0 से लेकर 4 सेकंड की अगर बीच में पूछा जाएगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0. तो यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, आपका 0 होगा. F2 भी आपका क्या होगा, 0 होगा. और 4 सेकंड के बियॉन्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर से वो रेस्ट में आ गया और फिर से लगातार रेस्ट में बना हुआ है. तो F3 भी क्या होगा, 0. ये तीनों ही फोर्स 0 होंगे. फोर्सेज आए होंगे, एक मोमेंट के लिए आए होंगे, लेकिन वो मोमेंट जो होगा वो t = 0 सेकंड है एक मोमेंट, और एक मोमेंट t = 4 सेकंड है. लेकिन हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछ रहे हैं 0 से पहले, या फिर 0 और 4 के बीच में, या फिर 4 के बाद. ना इन तीनों पार्ट में ना 0 इंक्लूडेड है, ना 4 इंक्लूडेड है. और जबकि फोर्स और इम्पल्स जो अप्लाई हुआ है वो 0 पे अप्लाई हुआ है और 4 पे अप्लाई हुआ है. तो हमारे केस का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए पार्ट. तीनों ही 0 है.